हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनडेस्क EDU। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपके साथ में लगातार मैथ्स एंड रीजनिंग के लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हो गया या काफ़ी और जो एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस है ये मैं आपके साथ में ला रहा हूँ। मेनली अभी जो मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ ये आपके सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा आपका, लेकिन इसके साथ साथ में आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप देखेंगे कि लगातार एक रीजनिंग के नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट जब हो जाएंगे तो लगभग 20-25 प्रैक्टिस सेट, तो आपकी इस सब्जेक्ट पर पकड़ जो है वो धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि ब्रेनडेस्क EDU ने अपनी मॉक टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है, जहां आप ब्रेनडेस्क EDU एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जो टेस्ट सीरीज़ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखते रहिए। एंड चलिए डिस्कस करते हैं आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का। 25 क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। जब आपको क्वेश्चन आए पहले आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ आपको लगे कि क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो रहा है वहाँ पर आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्योंकि मैं 2 या 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ तो इससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछती है ये एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा पूछती है। तो आपको जब आपको लेंदी क्वेश्चन दिखे तो आपको उसकी रीडिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल आपको कुछ ना कुछ उससे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक, और जो बाकी सीरीज़ हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, ये मैंने आपको वन शॉट वीडियो में भी कवर करवाया और अब धीरे धीरे यहाँ से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी कवर अप होता चला जाएगा। तो चलिए अपना जो प्रैक्टिस सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक कोट लिखा है कि सक्सेस इज नॉट गिवन। सक्सेस इज नॉट गिवन, क्या लिखा है इसको रीड करेंगे एक बार। सक्सेस इज नॉट गिवन, इट इज अर्नड थ्रू स्वीट एनर्जी एंड रिलेंटलेस प्रिपरेशन। एवरी क्वेश्चन यू सॉल्व टुडे ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। सक्सेस जो है किसी को दी नहीं जाती है, सक्सेस कमाई जाती है। कैसे कमाई जाती है? जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, लगातार हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी के साथ जब आप लगे रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस तब तक के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हार्ड वर्क करते रहना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने देखा कि RCB ट्रॉफी जीती 18 साल बाद, लेकिन जब जीती तो वो लगातार 2 जीत गई। तो तब तक उनमें क्या था? एक पेशेंस था। उन्हें एक पेशेंस बना के चलना पड़ता है स्टूडेंट्स। हर किसी के फील्ड में ये सब होता है। हम लोग प्रिपरेशन के फील्ड में हैं तो हमको भी ये पता होना चाहिए कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग रही है तब तक मुझे बहुत ही पेशेंस से चलना है और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखे हैं। भले हम 6 घंटे दिन में पढ़ें, भले हम 5 घंटे दिन में पढ़ें, लेकिन वो 5 घंटे रेगुलर होने चाहिए हमारे। जब आप रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप सक्सेस के क्लोज होते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सक्सेस को अर्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th लेटर्स काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द वर्ड हॉकी। ठीक, हमको क्या वर्ड दे दिया? हमको एक वर्ड दे दिया हॉकी, HOCKEY। क्या बोल रहा है इसमें? कौन कौन सा है? सेकेंड हो गया लेटर, सेकेंड एंड फोर्थ हो गया, फिफ्थ एंड 6th, ये लेटर हमारे काउंट होंगे, OKEY। ठीक, तो ये लेटर से हमें कोई एक वर्ड बनाना है। आपको पता है कि ओके में तो OKAY होता है, ई का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। तो इससे जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ये आपको बनाना है। एक बार इसको जरा सोचिए, आप क्या इससे एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो आप बना सकते हैं। बनाइए फटाक से। आप देखेंगे इससे जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जिसका नाम होता है योग। जो वर्ड होगा YOKE। योग का मतलब हो जाएगा गुलामी। योग का मतलब होता है गुलामी। ठीक, तो ये एक केवल मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, 1, केवल और केवल हम लोग इससे एक 1 वर्ड बना सकते हैं, योग। इसके अलावा और कोई भी वर्ड हम इससे नहीं बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन दिस क्वेश्चन 4 सेट्स ऑफ नेम एंड एड्रेस आर गिवन। ठीक है, विच 2 आर
एग्जैक्टली सेम। 2 एड्रेस इसमें जो भी आपको 4 एड्रेस गिवन है, इसमें 2 एड्रेस ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल सेम है। आपको इसमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से ये वाला जो क्वेश्चन है वो रीड करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही माइनर गलतियां दी होती हैं। ठीक है, तो आप रीड करें और देखें एक बार क्या क्वेश्चन मिलेगा। दीप्ति सक्सेना ऑफिस सुपरवाइजर, दीप्ति सक्सेना ऑफिस सुपरवाइजर, दीप्ति सक्सेना ऑफिस सुपरवाइजर। ठीक है, ऑफिस सुपरवाइजर, दीप्ति सक्सेना ऑफिस सुपरवाइजर। यहाँ तक तो मुझे कोई भी गलती नहीं लग रही है। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, ये डीपीएस गाजियाबाद है, ये डीपीएस गाजियाबाद है, ये भी डीपीएस गाजियाबाद है एंड ये भी डीपीएस गाजियाबाद है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोड देखते हैं 20-1002, 20-1002, 20-1002 एंड 22-1002। ये तो अपना एरर, यहाँ पर एरर मिल गई। ऑप्शन 4 जो है एलिमिनेट हो गया। रहे बचे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो बचे हैं इसमें देखते हैं 0120, 0120, 0120, 2821-208, 2821-208, 2821-208। नेक्स्ट यहाँ पर डीपीएस है, यहाँ पर डीपीएस है, यहाँ पर क्या लिखा है, एसएसपी लिखा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास जो बचा वो फर्स्ट एंड थर्ड ऐसे ऑप्शन हैं, ऐसे एड्रेस हैं जो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने ऐसे ही जब आप रीड करेंगे बहुत ध्यान से तो आपको अपने आप एरर मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, 3 ऑफ देम गो टुगेदर बेस्ड ऑन अ कॉमन आइडिया और रूल। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये वाले, इसमें से 3 कोई भी एक उस पे जा रहे हैं, एक लॉजिक पर एक ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। बाकी आपको देखना है कि ऑड वन आउट इसमें कौन सा है, आप सॉल्व करें फटाक से, ऑड वन आउट फाइंड करें। आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि ये लिखा है 34 एंड 43। क्या हमने इसको अपोजिट करके लिख दिया क्या मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्या, ये 3-4 था और 4th लिख दिया, ऐसे लिख दिया क्या? नहीं, ऐसे तो इसमें भी सेम होना चाहिए, इसमें नहीं। अब हम लोग चलते हैं, जरा डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। हमें ये दिख रहा है कि 34 से जब हम 43 की तरफ जाएंगे तो आपको 639 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, जब आप 55 से 62 की तरफ गए तो हमें किसका डिफरेंस मिला, हमें जो डिफरेंस मिला वो मिला 7 का। ठीक, नेक्स्ट 62 से 71 तक गए तो मुझे डिफरेंस मिला 9 का। 83 से 92 तक गए तो मुझे डिफरेंस मिला 9 का। हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा एलिमिनेट हो रहा है। क्यों एलिमिनेट हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है वो 7 का दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमें डिफरेंस दिया गया है वो 7 का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर्स। ये सारे ये वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपको ऐसे अरेंज करना है जिससे ये मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको दिखें। ठीक है, चलिए देखिए कैसे दिखेंगे। आपको लिखा है जर्मिनेटेड, फिर होता है प्लांट, फिर हो गया सीड, फिर हो गया स्प्राउट, फिर हो गया ट्री। ठीक, एक पौधे से, एक बीज लगाने से पौधे तक डेवलप होने का ये हमें क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीड बोएंगे। इसके बाद सीड जो है जर्मिनेट हो जाएंगे, क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर जब जर्मिनेट होंगे तो वो स्प्राउट फिर स्प्राउट डेवलप होंगे धीरे धीरे। स्प्राउट के बाद फिर हमें प्लांट पौधा मिलेगा, और पौधे के बाद हमें क्या मिलेगा, पौधे के बाद हमें ट्री मिलेगा। ये इसका एक सीक्वेंस जो है बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस होगा। भाई पहले हमने सीड बीज बोए, जर्मिनेट हुए, छोटा बहुत छोटा सा एक पेड़ पौधा सा निकला, फिर उसके बाद स्प्राउट, अलग अलग रूट्स उसके निकलने जाएंगी, फिर उसके बाद प्लांट होगा, फिर उसके बाद में ट्री बन जाएगा वो धीरे से। ठीक है, 31425 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू विल सी 4 वर्ड्स, दी 3 ऑफ देम आर सिमिलर। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें भी मुझे ऑड वन आउट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ऑड वन आउट फाइंड करना है। इन चारों में से ऑड वन आउट क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेक्शन फेज एग्जाम के ही क्वेश्चंस में लाया हूँ। तो आप ये सोचिए कि बिल्कुल ऐसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो इसी लेवल पर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो बच्चे इस क्लास में नए जुड़े वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके वो जो पिछली रीजनिंग की क्लासेस हुई हैं उनको एक बार देखें, उनसे उन्हें बहुत ही रीजनिंग एंड मैथ्स की भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो मैथ एंड रीजनिंग में एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ किस टाइप का मुझसे पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर सब्जेक्ट की आपके यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है,
आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, एक बार अगर आप सीक्वेंस में उनको क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर जिनको बहुत ही डिटेल में हमारे कोर्स में ऐड होना है वो ब्रेनडेस्क एडीयू एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज जो है वो भी हमारे ब्रेनडेस्क एडीयू पर ही मिलेगी। जिन बच्चों ने बैच में एनरोल जो ऑलरेडी हो रखे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑड वन आउट मुझे फाइंड करना है। इन 4 ऑप्शंस में मुझे ऑड वन आउट फाइंड करना है। आप देखेंगे अंकल चाचा जी, फादर पिताजी, नीस नीस माने भांजी हो गई, एंड नेफ्यू भतीजी, भतीजा हो गया नेफ्यू, ठीक है। मैं इन चारों ऑप्शन में ये देखूंगा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये जो तीनों है ना ये मेल कीवर्ड है, ठीक। जबकि नेफ्यू है, सॉरी नीस जो है ये फीमेल कीवर्ड है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑड वन आउट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का है। सिमिलरिटी फाइंड करनी है आपको। कैसे सिमिलरिटी फाइंड करनी है मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मैथ्स में 25 या 30 तक के क्यूब एंड 50 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न कर लेना है। ये बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा ही काम आते हैं। तो ये आप डेली लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। और जो आप ये मॉक जो हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं इसमें आप ये देखेंगे कि लगभग 5 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको थोड़ा सा उस पर टाइम देना पड़ेगा। तो जो रहे बचे 20 क्वेश्चन है ना, उनको जब आपको 15 मिनट मिलते हैं पेपर सॉल्व करने में, आपको सबसे पहले उन 20 या 21-22 क्वेश्चन जो हैं जो ईजिली सॉल्व होने वाले हैं उनको सॉल्व करना है। रहे बचे 3 क्वेश्चन अगर टाइम बचता है तो सॉल्व करेंगे, अगर टाइम नहीं बचता है तो उनको जाने देते हैं। लेकिन आपको वो नहीं छोड़ना है जो मैक्सिमम बच्चे सॉल्व करके आते हैं। अगर वही छोड़ देंगे तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। आप देखेंगे कि 7 का क्यूब क्या लिखा है यहाँ पर, 7 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। इसमें जब आप +1 ऐड कर देंगे तो आपको 344 मिल जाएगा। इसी तरीके से 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 11 का क्यूब होता है 1331। इसमें प्लस का 1 ऐड कर देंगे तो आपको 1332 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इरोजन, विंड एंड प्लकिंग किसमें, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बता रहा है कि जो इरोजन होता है ये विंड द्वारा होता है। इरोजन क्या होता है, जैसे सॉइल इरोजन हो गया, मिट्टी कहीं जमा है तो वो धीरे धीरे वहाँ से खाली हो जाती है जब विंड चलती है। तो विंड जब हवा तेजी से चलती है तो मिट्टी के धूल के कण उसके साथ में चले जाते हैं और जहाँ पर हवा डाउन होती चली जाती है वहाँ पर वो कण जो है जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आपको प्लकिंग क्या होता है, ये वोकैब का वर्ड है, मैंने लिख लिया। अ ग्लेशियल प्रोसेस वेयर रॉक्स आर लिफ्टेड एंड रिमूव। एक ग्लेशियल प्रोसेस है जहाँ पर रॉक्स को लिफ्ट करके रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव हो जाती है रॉक्स। तो जो प्लकिंग होती है ना ये ग्लेशियर के कारण कर होती है, ठीक है, ग्लेशियर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया कि जो प्लकिंग है ये ग्लेशियर के कारण होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ABCDEF। 6 मेंबर्स की फैमिली है और इसमें से मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ठीक है। एक बार इसको बनाएंगे, चार्ट ड्रॉ करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या दिया है, ठीक है। देखते हैं क्या है कि A एंड B आर मैरिड कपल। क्या बोल रहा है, A एंड B आर मैरिड कपल, मैरिड है तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये मेरा हो गया C इज द ओनली सन ऑफ A। जो C है वो ओनली सन ऑफ A है। C A का केवल और केवल इकलौता बेटा है, बेटा सन जो है पुत्र वो C है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, E इज द ब्रदर ऑफ D। E जो है वो D का ब्रदर है, इसको भी होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, D इज द डॉटर ऑफ D, यानी कि D जो है वो B की डॉटर है, ठीक। आपको उसने पहले ही बता दिया था कि C इज द ओनली सन ऑफ A। तो C जो है A का इकलौता बेटा है, ये आपको पहले ध्यान रखना है। D इज द डॉटर ऑफ B, D जो है वो पुत्री है B की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, F इज द मदर ऑफ B, यानी कि जो F है वो मदर है किसकी, B की मदर कौन है, F है, ठीक। अब हमें क्या क्या पता चल रहा है कि A एंड B आर मैरिड कपल। मुझे A एंड B के जेंडर नहीं पता है, कौन मेल है कौन फीमेल है, तो मैं इसको नहीं लिख सकता। ऑप्शन बी, ये वाला B नंबर बोल रहा है C इज द ओनली सन ऑफ A। तो जो C है वो A का इकलौता बेटा है, ठीक है। E इज द ब्रदर ऑफ D। E जो है
हाँ, थर्ड स्टेटमेंट अपना क्या बोल रहा है, जो ई है वो डी का ब्रदर है, ई जो है वो डी का ब्रदर है, ई जो है वो डी का ब्रदर है। ठीक, नेक्स्ट डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी जो है वो बी की डॉटर है। एफ इज द मदर ऑफ बी, एफ जो है वो बी की मदर है। अब ये बोल रहा है कि C इज द ओनली सन ऑफ ए, अगर C A का इकलौता बेटा है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा कि A इज द ब्रदर ऑफ D, ये स्टेटमेंट हम रॉन्ग लिखेंगे। क्यों रॉन्ग लिखेंगे, अगर E जो है वो D का ब्रदर हो जाएगा, अगर E D का ब्रदर हो गया तो फिर A का इकलौता बेटा रहेगा ही नहीं, C इज द ओनली सन ऑफ ए तो रहेगा ही नहीं, नहीं रह सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर E इज द ब्रदर ऑफ D, ऑप्शन नंबर बी को मैं एलिमिनेट करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर ओनली सन है, C जो है A का ओनली सन है तो फिर A ब्रदर नहीं हो सकता, ये सिस्टर हो सकती है। ठीक, बेटा एक है, बेटियां हो सकती हैं। ठीक, ये मुझे क्लियर है। तो हम ऑप्शन नंबर जो अपना कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी क्या था, E इज द ब्रदर ऑफ D, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन चैप्टर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट, 3 आर अलाइक, आर इन सेम वे एंड 1 इज डिफरेंट। इन 4 गिवन वर्ड्स में 3 एक सेम में सिमिलर है, एक वर्ड आपका डिफरेंट है। आपको फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड डिफरेंट है। फाइंड करिए फटाक से। आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया, मैंने कैलेंडर कैलेंडर में ये चीज़ ध्यान रखनी है, जून, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, आपको पता है कि अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर ये सारे के सारे 30 दिन के होते हैं। रेस्ट ऑफ द जो होते हैं अपने वो 31 डेट होती है महीनों की, फरवरी को छोड़कर। ठीक है, फरवरी जो होती है इसमें क्या होता है, फरवरी में 28 डेज होते हैं। ठीक, जब लीप ईयर होती है, लीप ईयर जब आती है तो इसमें 29 डेज होते हैं। अब आप कहेंगे सर लीप ईयर कैसे पहचाने, लीप ईयर वो होती है जो पूरी 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं 2024 को देखूं, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 4 6 24, ये जो है 4 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उस वो लीप ईयर होती है। तो उसमें जो है फरवरी में आपके 29 डेज होते हैं। ठीक, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अप्रैल, जून, आपको पता है ये दोनों महीने 30 के हो गए, मार्च में 31 के हो गए, तब तो बात नहीं बनी, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं एक चीज़ और देखूंगा, जब अप्रैल, जून, मार्च, मई, ठीक, हम एक चीज़ देख सकते हैं इसमें, अप्रैल जो है इसमें 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, APRIL, ठीक, 5 लेटर्स हैं। ऑप्शन जो बी है जून, इसमें 4 लेटर्स हो गए, और जो सी है इसमें 5 लेटर्स हो गए, एंड जो मे है इसमें 3 लेटर्स हो गए। तो हमें एक चीज़ ये ऑब्जर्व हुई, मुझे एक चीज़ क्या ऑब्जर्व हुई कि ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लेटर्स हैं ये जो है ऑड संख्या है इनकी, जितने भी हैं, और ये जो 4 है ये 4 इवन है। तो हम ऑप्शन नंबर बी को जो है ऑड वन आउट के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आता है एसएससी का, ये इस टाइम बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम आपसे पूछा जाता है। तो आपको कट ऑफ की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना स्कोर करना है जितना हर बच्चा कर रहा है, उससे थोड़ा सा ऊपर जब आप करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, हियर सम प्रॉब्लम और सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज गिवन इन द स्टेटमेंट, यू हैव टू चूज द एप्रोप्रिएट लॉजिकल डिडक्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, चलते देखते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट बोल रहा है ऑटोमेशन विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, ऑटोमेशन ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट रीडिफाइन द नेचर ऑफ वर्क, जो नेचर ऑफ वर्क है उसको एक बार रीडिफाइन करेगा ऑटोमेशन, रिक्वायरिंग एडेप्टेशन रेदर देन फियर, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करनी पड़ेंगी, नई नई स्किल्स जो ऑटोमेशन मांगता है वो मुझे डेवलप करनी पड़ेंगी, मुझे डरना नहीं है। ठीक भाई, जो ऑटोमेशन मांग रहा है मैं उसको अगर अपने ऊपर डेवलप कर लूँ, मुझे पता है कि आजकल AI टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि इन AI टूल्स को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, सिंपल, इन AI टूल्स को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, जब मुझे वो स्किल होंगी कि मैं AI के टूल्स को हैंडल कर सकता हूँ, तो मुझे कंपनी क्यों ही फायर करेगी, नहीं करेगी। तो वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू बेस्ट सपोर्ट्स द टेक्नोलॉजिस्ट प्रेडिक्शन,
ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, एआई हैज रिप्लेस्ड वर्कर्स इन रूटीन फैक्ट्री जॉब्स अक्रॉस द वर्ल्ड। नहीं, ये तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, कंपनीज आर रीट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू वर्क विद एआई बेस्ड टूल्स। ये जो है ऑप्शन नंबर बी सूट कर रहा है, ठीक। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, मेनी पीपल फियर दैट मशीनिंग विल मेक देम जॉबलेस। नहीं, ऑटोमेशन हैज लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, मुझे ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही लग रहा है, क्या बोल रहा है, ऑटोमेशन विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस। ऑटोमेशन ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, बट रीडिफाइन द नेचर ऑफ वर्क। जो नेचर ऑफ वर्क है उसको रीडिफाइन कर देगा, रिक्वायरिंग अडेप्टेशन रेदर देन फियर, जिसमें मुझे अडेप्टेशन रिक्वायर है कि हम चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं। भाई उस माहौल में मैं कैसे डल जाऊं, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि कंपनीज आर रीट्रेनिंग एम्प्लॉयज, कंपनी जो है एम्प्लॉयज को रीट्रेन कर रही हैं टू वर्क विद एआई बेस्ड टूल्स, ठीक। तो जब एम्प्लॉयज को एआई टूल के साथ वर्क करना आएगा तो उनको कंपनी फायर नहीं करेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11, क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 25 फेल्ड इन द इंग्लिश। इफ 25 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम बनाया, मैंने एक डायग्राम बनाया, ये किसका था, ये था मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का, ठीक है। और एंड 25% फेल्ड इन इंग्लिश, ये हमने डायग्राम बना लिया, किसका, ये मैंने बना लिया इंग्लिश का वेन डायग्राम, ठीक ठीक। और ये जो बीच वाली जगह है ना, ये मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए है, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो जब भी हम फिगर आउट करते हैं तो इसमें मुझे इंफॉर्मेशन गिवन रखी है कि 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। जो 15% है ना, जो 15% है ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रखे हैं, 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। मैंने यहाँ पर लिख दिया 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 35 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 15 इसमें फेल हो गए, 15% ऐड हो गया भाई दोनों का। अब हम 35 में से 15 माइनस कर देंगे, 35 माइनस कर दिया मैंने 15, मुझे मिला 20% सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल हुए, ठीक। इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट फेल हुए, 25%, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 25 लेस करेंगे 10%। ये जो बच्चे हैं, ये जो मेरे पास डाटा है, ये टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक। क्या बोल रहा है, 35 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, तो हम देखेंगे कि दोनों को जब आप मिला देंगे तो 35 मैथमेटिक्स में फेल है एंड 25 फेल्ड इन इंग्लिश, 25 जो है वो इंग्लिश में फेल्ड है, ठीक ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे 20, 10, 30 और 15, आपका हो गया 45 जो % स्टूडेंट्स हैं ये तो फेल्ड हो गए, ये क्या हो गए, ये फेल्ड हो गए, ठीक। अब मुझे क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है मुझे क्या करना है, पास कितने हुए, तो पास टोटल 100% होंगे, 100% में से फेल का परसेंट माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि मुझे 55% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, आप इसको रीड करें और सॉल्व करें। मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का, ठीक है, फटाक से सॉल्व करें। नहीं, ये है किसका, ब्लड रिलेशन का, एक वो है, सॉरी, ब्लड रिलेशन। सॉल्व करिए फटाक से। क्या बोल रहा है, जितने भी बच्चे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं कृपया करके कॉपी पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, ठीक है। तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उससे आपकी टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की पकड़ बन जाएगी। कैसे, मुझे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं 2 ही चीज़ों पर जोर देता हूँ। एक, आप क्लास में बैठे बहुत ही अटेंटिव होकर बैठे हैं, कॉपी में लेकर बैठे, क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद में सोल्यूशन देखें, उससे आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी बैठेगा, और उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहें। इसके बाद मॉक टेस्ट भरपूर मात्रा में देने हैं आपको, जितने दे सकते हैं मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़नी, ठीक है। भले आपके 50 मार्क्स में एक सब्जेक्ट 50 नंबर का होता है, भले आपके 20 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, आप उसको 15 नंबर आ रहे हैं, 17 नंबर, 20 नंबर, जितने भी आ रहे हैं, आप उसको एनालाइज करिए कि मेरी क्या गलतियाँ हुई, उससे सीखिए, फिर अगला मॉक दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप इंप्रूव करते चले जाएंगे। बस यही सक्सेस है, यही सक्सेस का एक राज है, मैंने बता दिया। इसके अलावा और कुछ शॉर्टकट कुछ नहीं होता भाई, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, ठीक। क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल राहुल सेड, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए किसने कहा, राहुल ने कहा, क्या कहा, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर। ये डॉटर है किसकी, द ओनली सन ऑफ माई फादर, राहुल के फादर जो है इनका ओनली सन, केवल इकलौता बेटा कौन हो गया, राहुल हो गया। इसकी जो बेटी है
राहुल के ओनली सन की जो बेटी है उसकी तरफ ये पॉइंट करके कह रहा है, तो यानी कि ये जो बच्ची हुई ये राहुल की ही बेटी हुई। हु इज द गर्ल टू राहुल, राहुल से जब इसकी तरफ आएंगे तो ये इसकी क्या हुई, ऑप्शन नंबर ए राहुल की बेटी हुई। भाई सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर, माई फादर राहुल के फादर का ओनली सन, राहुल के फादर का ओनली सन राहुल हो गया, और उनकी जो बेटी है वो इसकी बेटी तो होगी, तो ऑप्शन नंबर ए डॉटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी, वैल्यू देख के वैल्यू पुट करनी है, और जब भी आपको मॉड दिखे इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बता देना है। सारी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर बता देना है आपको, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। ए सबसे पहले 6 + 9, ठीक, मल्टीप्लाई सी का मतलब हो गया 12, इसको डिवाइड करके 97, मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो 9 6 हो गया 15, मल्टीप्लाई हो गया 12 और डिवाइड करना है 19 से 60, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 180 और अपॉन 97, केवल 1 टाइम डिवाइड जाएगा क्योंकि 97 2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 1 टाइम जब डिवाइड जाएगा तो आपको मिलेगा 383, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 97 बन जाएगा 97 हो गया, और रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो 83 बचेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 83 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रीड करें और सॉल्व करें फटाक से। क्या बोल रहा है, सब conditions or circumstances is provided to you. You have to make local judgment according to mentioned circumstances and mark the correct judgment for question. Statement क्या बोल रहा है, The education board has made coding compulsory for grade 6. क्या बोल रहा है, The education board has made coding compulsory for grade 6 from grade 6 सॉरी। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एजुकेशन बोर्ड ने क्या किया है, एजुकेशन बोर्ड ने कोडिंग जो है कंपलसरी कर दी है ग्रेड 6 के लिए, ठीक, ग्रेड 6 के लिए कोडिंग कंपलसरी कर दी है एजुकेशन बोर्ड ने, लेकिन एजुकेशन बोर्ड जो है सीबीएसई वाले बच्चों का रिजल्ट भी डिफॉल्ट कर देता है एजुकेशन बोर्ड, और हमारा एनटीए जो है वो हमारे पेपर भी लीक करवा देता है, ठीक। तो बस सिर्फ ये किताब में देखने पढ़ने की ही बातें रह गई हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग आज जो भी है वो कुछ अप्लाई नहीं हो रही। अगर इस पर सवाल उठाए जाते हैं तो अंजना जी हम लोगों को 2 कौड़ी के टीचर बता देती हैं, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ बुक का ही बचा है, क्या बचा है, एजुकेशन बोर्ड ने क्या किया, हैज़ मेड कोडिंग कंपलसरी फ्रॉम ग्रेड 6, ग्रेड 6 से मुझे ग्रेड 6 से कोडिंग कंपलसरी कर दी गई। इससे जजमेंट क्या निकल रहा है, इससे जजमेंट ये निकल रहा है क्या, दिस विल इनहेंस लॉजिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो जब आपको कोडिंग कंपलसरी करी गई है, कोडिंग जब कंपलसरी करी गई है तो उससे क्या सोच के कंपलसरी करी होगी कि इससे जो है बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो होगी वो इनहेंस हो जाएगी, ठीक, बिल्कुल। जजमेंट फर्स्ट जो है वो सूट कर रहा है। जजमेंट 2 क्या बोल रहा है, दिस विल इंक्रीज द ड्रॉप आउट रेट, तो ये तो निगेटिव वो हो गया कि ये ड्रॉप आउट रेट, भाई ड्रॉप आउट रेट बढ़ाने के लिए थोड़ी ना कोडिंग जो है इंट्रोड्यूस करी गई, कोडिंग तो इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई कि बच्चों का भला हो, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी थिंकिंग सीखें, लेकिन उसका यूज़ कहीं भी ना करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन उठाए जाएंगे, बच्चे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो सरकार दबा देगी बच्चों को, ठीक, मीडिया दबा देगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं पूछने, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करके अपने पास रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जजमेंट फर्स्ट जो है, ओनली जजमेंट फर्स्ट फॉलोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ यूनिवर्सिटी एडमिशंस कमिटी, एक यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी मस्ट चूज बिटवीन 2 इक्वली क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स फॉर द फाइनल स्पॉट। इसने क्या किया, यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी ने मस्ट चूज बिटवीन 2 इक्वली क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स फॉर द फाइनल स्पॉट, 2 इक्वली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को चूज करना है इन अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। 1 एप्लीकेंट हैज हायर टेस्ट स्कोर, एक एप्लीकेंट ऐसा है जिसका टेस्ट में स्कोर बहुत हायर है, ठीक, बट लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ही नहीं, लिमिटेड है। द अदर है स्लाइटली लो स्कोर्स, दूसरे बच्चे के पास लो स्कोर है बट एक्सटेंसिव कम्युनिटी सर्विस एंड लीडरशिप, उसके पास लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ही एक्सटेंसिव है। कमिटी मेंबर्स आर डेडलॉक्ड, कमिटी मेंबर्स डेडलॉक यानी कि कंफ्यूजन में है। व्हाट डिसीजन मेकिंग अप्रोच शुड रिजॉल्व दिस टाई, क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए,
भाई 2 बच्चे हैं, किसी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में अगर 2 वैकेंसी बची हैं और 2 वैकेंसी में दोनों इक्वली क्वालिफाइड बच्चे पहुंच जाते हैं, ठीक है। उन इक्वली क्वालिफाइड में एक के पास क्या होता है, एक ने जो टेस्ट हुआ ना, एडमिशन टेस्ट लिया गया, उसमें थोड़ा सा लेस स्कोर किया, लेकिन उसके पास टैलेंट बहुत है, अदर टैलेंट बहुत है, ठीक है। उसके पास जो है अपना नॉलेज थिंकिंग बहुत अच्छी है एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस भी बहुत है। दूसरा ऐसा है जिसके टेस्ट में मार्क थोड़े से हाई है, ठीक है, टेस्ट में मार्क्स थोड़े से हाई हैं, लेकिन उसके पास जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हाई नहीं। इस केस में आपका जो बेस्ट डिसीजन होगा वो क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम देखेंगे एडमिट द एप्लीकेंट विथ हायर टेस्ट स्कोर फॉर एकेडमिक मेरिट, ठीक है। एडमिट द एप्लीकेंट विथ मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर डाइवर्सिटी। इससे मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इसमें केवल ये बता दिया कि हायर टेस्ट वाले को ले लो और लोअर हायर एक्टिविटीज वाले को ले लो, नहीं। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, रिव्यू द प्रोग्राम्स मिशन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू डिटरमाइन विच कैंडिडेट बेटर अलाइंस विद द प्रोग्राम गोल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, मैं ये देखूंगा कि इन दो को जब जो बच्चे आ रहे हैं मुझे किस टाइप के बच्चे की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अपना प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोग्राम में किस टाइप के बच्चे की एंट्री हो सकती है। तो अगर जिस टाइप के बच्चा वहाँ पर सुटेबल दिखेगा आप प्रोग्राम में उस वाले बच्चे को ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, रिव्यू द प्रोग्राम्स मिशन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू डिटरमाइन विच कैंडिडेट बेटर अलाइंस विथ प्रोग्राम गोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डिसीजन मेकिंग वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको डेवलप करनी है। आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर चेक करी जाती है कि आपकी थिंकिंग क्या है, ठीक है। पेपर में चेक करी जाती है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। आपके पास यूज़ है लेकिन सरकार इसका कोई यूज़ नहीं चाहती है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सिलोगिज्म का चैप्टर, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑल सर्कल्स आर शेप, जितने भी सर्कल हैं मैंने माना कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सर्कल हैं। तो ऑल सर्कल्स आर शेप्स, सारे सर्कल जो हैं वो क्या हैं, शेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नो सम सर्कल आर कलर्स, कुछ सर्कल ऐसे हैं जो कलर्स हैं, कुछ सर्कल ऐसे हैं, क्या बोल रहा है, सम शेप, सॉरी कुछ शेप ऐसी हैं जो क्या हैं, जो कलर्स हैं। सम शेप ऐसी बना दी जो कलर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, नो कलर इज डायमेंशन, कोई भी कलर अपना डायमेंशन नहीं है। मैंने ऐसे इसको बना लिया, कोई भी कलर डायमेंशन नहीं है। मैंने ये चार्ट एक डायग्राम प्लॉट कर लिया कि सारे के सारे सर्कल जो है वो शेप है, ठीक है। कुछ शेप मुझे क्या दिख रही हैं, कुछ शेप मुझे कलर दिख रही हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है, नो कलर इज डायमेंशन, कोई भी कलर जो है वो डायमेंशन नहीं है। तो मैंने ऐसे पॉइंट आउट कर लिया कि कोई भी कलर डायमेंशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब जो कंक्लूजन पूछेगा मैं इससे देख के बता सकता हूँ, ठीक। पहला बोल रहा है सम शेप्स आर नॉट डायमेंशन, सम शेप आर नॉट डायमेंशन लेस, यहाँ पर डायमेंशन लेस लिखना है, ठीक। ये डायमेंशन लेस है। बोल रहा है कि सम शेप आर नॉट डायमेंशन लिप, अब आपको डायमेंशन लेस, सॉरी, अब आपको ये डायग्राम चेक करना है। अब आप ये देखेंगे ये सारे के सारे शेप है, येलो वाला जो सर्कल है ये सारा का सारा शेप है। आप ये देखेंगे कि सम शेप्स, कुछ ऐसे शेप हैं जो कलर वाले डायग्राम में आ रही हैं। जो कलर है, अब आपको आगे पता है कि नो कलर इज डायमेंशन लेस, कलर डायमेंशन लेस नहीं है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम शेप्स आर नॉट डायमेंशन लेस, तो जो शेप कलर है वो डायमेंशन लेस नहीं हो सकती, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट है ये करेक्ट है। सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल में भी कलर्स, ये सारे के सारे सर्कल हैं ये क्या मे भी कलर्स हो सकते हैं क्या, जब आपको पॉसिबिलिटी की बात करें तो आप उसको सही मान सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बहुत 1 and 2 फॉलोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंड को मैंने लिख दिया T59E, माइंड को क्या लिखेंगे देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फटाक से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको जल्दी सॉल्व करिए, इसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। देखते हैं क्या बोल रहा है। सेंड, आपको पता है सेंड का जो कोड होता है, सेंड का कोड कितना होता है। पहले आप प्लेस वैल्यू को बात करें, आपको प्लेस वैल्यू बहुत ही अच्छे से लर्न हो गई होंगी, ठीक है। अगर अभी तक प्लेस वैल्यू नहीं लर्न हुई है तो बहुत ही गलत बात है भाई, ठीक है, तब आप लापरवाही कर रहे हैं। एस की वैल्यू आपको पता है कि 19 होती है, ई की होती है 5, एन की होती है 14 और डी की वैल्यू होती है 23, ठीक। अब आपको एक काम करना है, आपको क्या करना है, डी की वैल्यू 23 नहीं होती है, डी की वैल्यू होती है 4, ठीक। आपको क्या करना है, लिखना है 20 लिखा है, यहाँ पर 59 लिखा है और नेक्स्ट में 5 लिखा है, ठीक। आपने देखा कि फर्स्ट वाला जो डिजिट अपना लेटर है इसमें 1 ऐड है और लास्ट वाले डिजिट में भी 1 ऐड दिख रहा है मुझे, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे यहाँ पर माइंड की प्लेस वैल्यू लिखी 13, 9, 14, 4। तो इसमें मैंने क्या किया, +1 कर दिया, ये हो गया 14, और 4 में जब मैंने +1 कर दिया तो ये हो गया 5। ठीक, ये हो गया 5। अब देखेंगे कि 13, 14 यानी कि n और e, ऐसा कोई ऑप्शन है जो n से स्टार्ट है और e पर फिनिश है। ऑप्शन नंबर बी मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर e नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको ये जो बीच वाला लॉजिक है इसको फाइंड करना है। मैंने बीच वाला लॉजिक बिना फाइंड किए हुए मैंने अपना आंसर फाइंड कर लिया, मैं टिक लगाकर आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ वेरीफाई कराता हूँ कि ये 14 और 5 को इसने 59 क्यों लिखा, इसने ये लॉजिक क्या, इसमें क्या लॉजिक लगाया। आप देखेंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप 14 + 5 करेंगे ये आपको मिलेगा 19, और 19 × 3 किया ये हो गया 57, और 57 में जब 2 ऐड करेंगे तब आपको जाकर कहीं 59 मिलेगा। ठीक, ये कुछ इसमें लॉजिक अप्लाई है, लेकिन हम बिना लॉजिक अप्लाई करे मुझे ये आंसर मिल गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें n और e दिया गया हो। इस वजह से मैंने ऑप्शन नंबर बी अपना लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 14 + 9 किया, 14 + 9 किया, मुझे पता है कि मुझे मिलेगा 23, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, प्लस का 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2, तो आपको मिलेगा 69 प्लस का 2 71। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन बी था वहाँ पर n 71 ई था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, रीड करें, सॉल्व करें फटाक से। 18 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अज्यूमिंग दैट डाटा गिवन इन द सेंटेंस स्टेटमेंट आर डेफिनेटली ट्रू। जो डाटा है, जो सेंटेंस दिया गया है, पहले आप क्वेश्चन रीड करने की हैबिट डेवलप करें। क्वेश्चन रीड करने से क्वेश्चन को गलत करने के चांस थोड़े से लेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ दिया है, इसलिए जल्दबाजी कभी ना करें। अज्यूमिंग दैट द डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट आर डेफिनेटली ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी लॉजिकली डिडक्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट में डाटा दिया गया है यही ट्रू मानेंगे हम, कि डाटा हम ट्रू मानेंगे, और इस बेस्ड डाटा पर हम क्या क्या स्टेटमेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस गिवन डाटा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यही देखेंगे। तो आप देखेंगे कि शुगर प्राइसेस हैव सर्ज्ड इन द मार्केट। जो शुगर के प्राइस हैं वो मार्केट में सर्ज कर गए, यानी कि प्राइस हाई हो गए। ठीक, अब क्या बोल रहा है आपसे, द डिमांड फॉर शुगर हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक, कंक्लूजन निकाल लें, ये हमारा स्टेटमेंट हम ट्रू मानेंगे, इसको हम ट्रू मानेंगे। ठीक भाई, शुगर के प्राइस इंक्रीज हो गए, कंक्लूजन में दिया है द डिमांड फॉर शुगर हैज़ इंक्रीज्ड एंड शुगर अवेलेबिलिटी में बी लेस। अब मैं आपको यहीं से एग्जांपल देता हूँ। भैया मोदी जी ने बोल दिया कि आपको जो पेट्रोल डीजल है ये बहुत कम से कम यूज़ करना है। इसका क्या रीज़न हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की जो अवेलेबिलिटी है ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम होगी हमारे पास। ठीक, अवेलेबिलिटी कम होगी तभी तो उसको उनने बोला है कि कम से कम यूज़ करें। दूसरी चीज़, पैसे भी उनने बढ़ा दिए, तो पैसे कब बढ़ते हैं। एक चीज़ है कि अगर अवेलेबिलिटी होती भी, भाई अगर एक शॉप पे गए आप, एक शॉप पे गए तो वहाँ पर एक यूनिक पीस दिखी आपको, किसी भी आइटम की कोई यूनिक चीज़ दिखी, यूनिक पीस रखा है, तो आपने सोचा कि मैं इस पीस को, मैं इस आइटम को खरीदूँगा। वहीं पर दुकान पर 2 आदमी और आ गए, 2 या 3, उनको भी वही सेम पीस पसंद आ गई। ठीक, जब सेम पीस उनको भी पसंद आ गई, उनने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तीनों ने बोला। तो जब तीनों ये बात रखेंगे तो वो जाहिर सी बात है दुकानदार ये बोल देगा कि इसके रेट इतने हैं, मैं इतने में बेचना चाहता हूँ, अगर आपकी वैल्यू आपको इसको जायज़ लगे तो आप खरीद लें। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो अपने आप चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक, इस स्टेटमेंट मानें कि शुगर प्राइस हैव सर्ज्ड इन द मार्केट, तो क्या द डिमांड फॉर शुगर हैज़ इंक्रीज्ड। हाँ, हो सकता है कि डिमांड जो है वो बढ़ गई हो। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल देगा कि शुगर की जो अवेलेबिलिटी है वो मे बी लेस, शुगर की जो हमारे पास जितना शुगर अवेलेबल है वो हो सकता है कम हो। ठीक, तो वॉट यानी कि वॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो वॉट फॉलो, ये इसकी तरफ, ऑप्शन की तरफ सी डी पर हम टिक लगाएंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। हमारा लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा ये मुझे सेलेक्ट करना है। कटिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, सर्विंग। तो सबसे पहले हम कोई चीज़ लाएंगे, कट किया हमने, कट करने के बाद बॉयल किया उसको, ठीक, फ्राई किया, इसके बाद सर्व कर दिया। तो हमें जो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है ये लॉजिकल ही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कटिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड सर्विंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20।
20 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम इश्यूज आर प्रोवाइडेड टू यू, कुछ इशू दिए गए हैं, यू हैव टू मार्क द अप्रोप्रिएट आंसर लॉजिकली दैट कैन बी टेकन इन सच सर्कमस्टेंसेस। क्या बोल रहा है, इन अ सिचुएशन वेयर अ जूनियर फियर्स गिवन प्रेजेंटेशंस, एक ऐसी सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ रही है जिसमें जो जूनियर है वो फियर कर रहा है, गिवन प्रेजेंटेशन में फियर कर रहा है, व्हाट वुड बी द मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स, इमोशनली इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स क्या होगा, मॉक देम, क्या हम उसके ऊपर हंसेंगे, कोच एंड मोटिवेट देम, इग्नोर इट, गिव देम योर टास्क इंस्टीड। अगर मुझे ये देखेगा कि हमसे कोई जूनियर बंदा है वो स्ट्रगल कर रहा है, अगर मुझे वो चीज़ आती है जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है तो मैं उसके पास जाऊंगा और उसको क्या करूंगा, उसको कोच करूंगा एंड उसको मोटिवेट करूंगा कि ये चीज़ ऐसे से ऐसे हो सकती है, आप करने का प्रयास करें, आपसे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो मोस्ट इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। फाइंड द पीक नॉट इन द वेस्टर्न घाट्स, ये बेसिक जीएस नॉलेज का आपका क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए आपको इतनी भाई, क्योंकि आपको जीएस भी देनी है। ठीक, क्या बोल रहा है, अन्नामुड़ी, अगस्तमलाई, डोडा बेट्टा और नंदा देवी। उस आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों गिवन चोटीज़ में कौन सी ऐसी चोटी है जो वेस्टर्न घाट में नहीं सिचुएटेड है। तो आपको पता है अन्नामुड़ी और अगस्तमलाई, डोडा बेट्टा, ये सारे के सारे जो है ये साउथ की चोटीज़ हैं। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी यही है, डोडा बेट्टा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदा देवी। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में, कहाँ पर है नंदा देवी, उत्तराखंड, ये लिख देता हूँ उत्तराखंड। ठीक, तो ये आपके नॉर्थ साइड में पड़ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा है अपना, डी, एलिमिनेट, डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम सोशल इशूज problem and their solution is provided to you as a statement, you have to mark the logical action that can be taken under these condition। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, यहाँ से आपको रीड करना है और इसके बाद बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फटाक से रीड करें, इसके बाद ही मैं आपको आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा है, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोर्ड, कम्युनिटी बोर्ड मीटिंग, एक कम्युनिटी बोर्ड की मीटिंग है, वेयर नेबर्स आर डिस्कसिंग आर प्रपोज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेबर्स जो है एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दी गई है। द डिस्कशन हैज़ बिकम हीटेड, जो डिस्कशन है वो हीटेड हो गया, मतलब उस पर बहस होने लगी तेजी से। विथ सम रेजिडेंस स्ट्रॉन्गली सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट, कुछ रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड अदर वेहेमेंटली अपोजिंग इट, मतलब वेहेमेंटली का मतलब होता है, वो क्या एक वर्ड है इंग्लिश का, प्रबल रूप से, बहुत ही जोर से उसको क्या कर रहे हैं, तेजी से अपोज कर रहे हैं। पर्सनल अटैक्स हैव स्टार्टेड, पर्सनल अटैक स्टार्ट कर दिए एक दूसरे के ऊपर। एंड यू कैन सी दैट द मीटिंग इज डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेट मीन्स होता है वर्सन, बर्बाद होती चली जा रही, इनटू एन अनप्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यू हैव कंसर्न अबाउट द प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट के बारे में कंसर्न है, बट हैव नॉट स्पोकन इट, आपने अभी तक बोला नहीं है। यू ऑल्सो नोटिस दैट सेवरल एल्डरली रेजिडेंट्स सीम इंटिमिडेटेड बाई एग्रेसिव टोन, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटिमिडेट, भयभीत हैं एग्रेसिव टोन से, एंड हैव स्टॉप्ड पार्टिसिपेटिंग, उन्हें स्टॉप कर दिया, पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया है। व्हाट वुड बी द मोस्ट सोशली इंटेलिजेंस वे टू कंट्रीब्यूट टू दिस डिस्कशन, आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप जब फर्स्ट को मैं पेपर अपना सॉल्व कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए चल सकते हैं। जब आपके पास टाइम बचे तब आप आके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, और इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से रीड कर लेना है, इसके ऑप्शन रीड कर लेना है, आपको आंसर अपना मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, ज्वाइन द डिबेट पैशनेटली ऑन द साइड यू सपोर्ट, एडिंग योर वॉइस टू मेक योर पोजीशन स्ट्रॉन्गर। ठीक, हम भी डिबेट ज्वाइन कर लें, दुनिया लड़ रही है, ये सब लड़ रहे हैं, हम भी लड़ने लगे। ठीक, रिमेन साइलेंट टू अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट, या हम शांत बने रहे, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व भी ना हो। सिंस इट्स ऑलरेडी टू हीटेड, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही हीटेड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सजेस्ट टेकिंग अ ब्रेक, क्या कर सकते हैं हम लोग, उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लो टू काम डाउन हो जाओ। देन प्रपोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिस्कस स्पेसिफिक कंसर्न्स एंड बेनिफिट्स ऑब्जेक्टिवली, मुझे ये पढ़ने में और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट लग रहा है कि भाई बहस हो रही है तो मैंने सजेस्ट किया एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, इसके बाद एक प्लान के तहत हम लोग वर्क कर लेते हैं। ऐसे लड़ने से तो कुछ होना नहीं है, छोटा ब्रेक ले लिया, इसके बाद मैंने क्या किया, प्रपोज किया स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के डिस्कशन में।
कैसे डेवलप करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, सम ऑफ द इक्वेशंस प्रोवाइड करी गई हैं, ऑपरेशन करना है आपको, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। 5% 3 तो a%b, 5% 3 का मतलब हो गया a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 5 + 3 का होल स्क्वायर कर दिया और माइनस क्या कर दिया, 5 × 3 कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 8 का स्क्वायर माइनस 15, 64 माइनस का 15, ठीक। आपको पता है जब 65 से आप 15 माइनस करते तो आपको क्या मिलता, 50 मिलता। तो आपको अभी क्या मिल जाएगा, आपको अभी मिल जाएगा 49, हाँ 49 मिल जाएगा, ठीक है, 49 मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ कोडेड लैंग्वेज ब्लॉक इज कोडेड एज BCFCB, देन फाइंड द कोड ऑफ मोबाइल, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको फटाक से। आप एक बार ये कोड नोट करिए और इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा, ब्लॉक B प्लेस वैल्यू लिखी L12 O15 C3 K11 इज कोडेड एज BCFCB 2 3 6 3 2, इसमें कोड कर दिया गया। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, जो सिंगल डिजिट है उसको ऐसे लिख दिया, जो डबल डिजिट है उसको मैंने ऐड कर दिया। 2 + 1 3 हो गया, 5 + 1 + 5 6 हो गया, 3 3 रहा और 1 + 1 2 हो गया, ठीक। सेम ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। 13 15 2 9 12 5, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 4, ये 6 2 9 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 3 और 5, ये मिल गया। क्या मिल गया, DFBICE, ठीक है, DFBICE, DFBICE। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 25। इन द वर्ड रीसेट, रीसेट आपको एक वर्ड दिया गया RESET, आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, कि इस गिवन वर्ड से हम हाउ मैनी कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, जब हम रीसेट की तरफ देखेंगे तो जब आप इसको थोड़ी देर सोचेंगे क्या इसका क्या बनेगा, तो आप देखेंगे रीसेट को एक हमने वर्ड बना लिया एस्टर। एस्टर शायद लास्ट क्लास में कहीं मैं बता चुका हूँ। एस्टर जो होता है एक टाइप का फ्लावर होता है, लिली टाइप का एक फ्लावर होता है, इसको बोलते हैं। एक हम इससे और बना सकते हैं रेट्स, RATETES, रेट्स बना लिया, ठीक। और मैं इससे क्या बना सकता हूँ, मैं इससे टीयर्स बना सकता हूँ, TEARS, टीयर्स बन गया, रेट्स बन गया, एस्टर बन गया। इससे और कुछ बन सकता है, एस्टर हो गया, रेट्स हो गया, टीयर्स हो गया। जब आप और इसको थिंक करेंगे तो क्या बनेगा, इससे RESET, रीसेट, ठीक है, रीसेट, एस्टर, रेट्स, टीयर्स, और क्या बन सकता है भाई, रीसेट, RESET, एस्टर, ESTER, एस्टर बना लिया, रेट्स बना लिए, और टीयर्स बना लिया, ठीक है। थिंक करिए इसको, और क्या क्या इसमें बना सकते हैं आप। मुझे यहां से एक जो और वर्ड बनाना है, एक हमने एस्टर बना लिया, रेट्स बना लिया, टीयर्स बना लिया, एस्टर ASTER, और एक और अगर हम वर्ड बनाएं स्टेयर, स्टेयर बन सकता है। एक मैंने और वर्ड बना लिया स्टेयर, STARE, ठीक, स्टेयर। एस्टर एक फूल होता है, रेट्स मतलब किसी भी चीज के रेट्स, टीयर 700 हो गए, स्टेयर घूरना हो गया, ठीक। तो मैंने ये 4 वर्ड्स बनाए, तो मुझे पता चला 1 2 3 मोर देन 3। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर देन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक हमेशा जो है कंफ्यूजन डेवलप होती रहती है कि हमें अपना अगर हमने 2 वर्ड्स बना लिए तो आपको ये लगेगा कि हमें क्या एक और क्या वर्ड बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ऐसे दिए गए हैं क्योंकि मोर देन 3, तो 3 से एक ज़्यादा मुझे मिल गया स्टेयर, तो हमने ये ऑप्शन लगा दिया। अगर जहाँ पर फिक्स संख्या दी रहती है कि 1 2 3 4 क्या वर्ड्स बनेंगे, वहाँ पर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ में जो
25 क्वेश्चन थे ना रीजनिंग के, ये मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिन भी बच्चों को हमारे पैड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना है, जिन भी बच्चों को हमारे पैड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना है, वो आप एसएससी फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए आप ब्रेनडेस्क ईडीयू प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके कूपन दिए गए। ठीक है, यूज़ कूपन ब्रेनडेस्क 250 ये कोर्स के लिए है और ब्रेनडेस्क 51 ये टेस्ट सीरीज़ के लिए है। तो आपकी टेस्ट सीरीज़ 199 की है एंड कोर्स जब आप देखेंगे कूपन लगाएंगे तो आपको वहाँ पर आप कूपन लगाकर कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, आप हमारे कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐप डाउनलोड करिए और हमारे कोर्स में एनरोल हो जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी टीम लगातार आपके साथ मॉक टेस्ट जो आपकी टेस्ट सीरीज है वहाँ पर भी प्रोवाइड कर रही है, और कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो फ्री ऑफ कास्ट वीकली प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे, और उनका जो सोल्यूशन होगा वो भी आपको हमारी टीम द्वारा करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं, और जिन भी बच्चों को प्योर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक हमें हमारा एम नहीं मिल जाता। ठीक है, जब तक हम अपना एग्जाम नहीं दे लेंगे तब तक हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और पेशेंस बना के चलेंगे। धीरे धीरे अगर आपके आज 60-70 नंबर आ रहे हैं तो लगातार आप ये देखिए मुझे कहाँ कमी, किस सब्जेक्ट में कमी आ रही, उस पर चीज़ों पर जब आप वर्क करते चलेंगे धीरे धीरे आप इंप्रूव कर ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।